1935 में इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने 86 इयर्स तक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लीगल बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया था, नो मैटर हाउ ट्रस्टेड और हाउ वेल नोन इट वाज। लेकिन 2021 में आने के बाद किसी ने उनको वो पॉलिसी चेंज करने के लिए फोर्स कर दिया। लेकिन कौन था वो और क्या था उसके पीछे का रीजन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशनीर ग्रोवर की। ऑल्दो आपने मीम्स के अंदर या बाकी सोशल मीडिया पोस्ट्स पे उनके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स उन्होंने अपनी बुक दोगलापन में डिस्कस किए हैं, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2021 में आरबीआई ने पहली बार किसी कंपनी को लीगल बैंकिंग लाइसेंस दिया था और वो कंपनी थी भारत पे, जो आज भी सिर्फ एक ऐसी इकलौती कंपनी है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि आइडिया तो अशनीर को पहले से था कि उन्हें अपनी विजन पूरी करने के लिए आरबीआई का लाइसेंस तो लेना है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये करना कैसे है। पर जब वो ना ये सब प्लान कर रहे थे तो उसी टाइम आरबीआई का एक बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो उस टाइम डूब रहा था। तब अशनीर ने ना थोड़ा सा सोचा और सेंट्रम नाम के एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उस बैंक के लिए बिड किया और सरप्राइजिंगली वो उस बिड को जीत भी गए। ये बिड जीतने का मतलब ये था कि उन्होंने आरबीआई की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के पैसे भी लौटा दिए जो कि उसी बैंक में लॉक्ड थे। और इसी तरह पहली बार किसी बैंक को खरीद कर उसको बचाया गया और साथ ही साथ आरबीआई ने किसी कंपनी को लीगल बैंकिंग लाइसेंस दिया। उनके इस ब्रिलियंट मूव से ना हमने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि सही टाइम पर सही लोगों के साथ नेटवर्क करना कितना ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कॉलेज में हो और कॉलेज में आपको कोई ऐसा टास्क या कोई ऐसी असाइनमेंट दी गई है जिसका आपको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है, तो इमेजिन करो दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को जानना या फिर दूसरे कॉलेज में किसी को जानना जिसको इस चीज की एक्सपीरियंस है, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इनफैक्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब जगहों पे आपको काफी ज्यादा अपने सिमिलर नीश वाले लोगों के साथ नेटवर्क करना चाहिए, बिकॉज क्या पता आपकी बड़ी अचीवमेंट किसी और के नेटवर्क के थ्रू मिल जाए। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार नेटवर्किंग करें कैसे हम लोग? अगर अशनीर का एग्जांपल लेना तो उन्होंने अपनी नेटवर्किंग इनफैक्ट कॉलेज के टाइम से ही शुरू कर दी थी। And contrary to the very universal belief, networking is more about listening than just talking, which also brings us to the next strategy, always being active and always show up। जहां कहीं भी अशनीर को 1% चांस भी दिखता था ना सक्सेस का, चाहे वो अपने कंपनी के लिए फंडिंग के लिए हो या फिर अपने कॉलेज के कोई स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, वो वहां पे हमेशा पहुंच जाते थे। जून 2018 में जब उनको अपने कॉलेज IIM अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर विपिन अग्रवाल का मैसेज आया, भारत पे के सीईओ की अपॉर्चुनिटी, और उनको बोला गया कि आप सीईओ बन सकते हो उस कंपनी के, तो उनको उस टाइम पे उस कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी और इसमें वो क्या कर सकते हैं उसकी नॉलेज भी उनको नहीं थी। इसके बावजूद वो कुछ ही दिन के अंदर IIT दिल्ली पहुंच गए भाविक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी से मीटिंग करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने भारत पे को ज्वाइन कर लिया और आगे की स्टोरी तो सबको ही पता है। इसी तरीके से अगर आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना जहां पे आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो या आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, तो उसको जाने मत देना। अगर इन केस यार वो आइडिया फेल हो भी जाता है, वो अपॉर्चुनिटी सक्सीड नहीं भी करती, तब भी सीखने को जरूर कुछ मिलेगा। और जितने भी हम पॉपुलर फाउंडर्स को जानते हैं ना, वो कभी ना कभी अपने लाइफ में या अपने पुराने बिजनेस में फेल हुए हैं। तो फेलियर के डर से कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने मत। पर अब आप सोच रहे होगे यार इतने सारे लोग हैं, मुझे कोई क्यों ही रीच आउट करे? इसका जवाब भी हमें मिलता है 2021 में, जब टेक कंपनीज के अंदर फ्रेश टैलेंट को हायर करने का बहुत ज्यादा क्रेज था और कंपनीज के अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ गया था हायर करने के टाइम। अशनीर को भी अपनी टेक कंपनी को ग्रो करना था, तो उन्होंने एक सिंपल सा काम किया। उन्होंने देखा कि बाकी कंपनीज क्या कर रही है, जैसे कि क्रेड उस टाइम पर अपने एम्प्लॉइज को काफी अच्छी सैलरी देती थी और साथ ही साथ उनको एक लैपटॉप भी देती थी। बट ना यार अशनीर को ज्यादा पैसे खर्च करने का शौक था नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सोचा और न्यू एम्प्लॉइज को BMW बाइक्स गिफ्ट करने का सोचा। ये मूव इतना ज्यादा अतरंगी था, अराउंड द होल प्रोसेस, अराउंड द होल कंपनी उनका एक नया नाम
काम बन गया था एंड उनकी रेपुटेशन एज एन एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर ध्यान देना तो कुछ ऐसा यूनिक काम करो जिससे ऑटोमेटिकली ध्यान जाए। जैसे कि एक फेमस कोट है, डोंट बी द नंबर वन, बी द ओनली वन। अब इन सब स्टोरीज के बीच में आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार इतना सारा पैशन उस इंसान में आया कैसे और हम वो पैशन कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों इनकी शुरुआत हुई थी उनके बचपन में जब वो लाइफ में पहली बार कनाडा गए थे। वैसे तो अशनीर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके मामा जी के वहाँ पे होने की वजह से उनको एक बार वहाँ जाने का मौका मिल गया। कनाडा पहुंच के मानो उनकी एक नई दुनिया ही दिख गई। इंडिया में रहकर अशनीर अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड तो थे और काफी हद तक अच्छा सर्वाइव भी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वहां का लैविश लाइफस्टाइल देखा, फर्स्ट क्लास सर्विसेज देखी, तो उनके मन में भी कुछ बड़ा करने की इच्छा हुई। तो अगर सोचा जाए ना, इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन जिसने उनको खुद को मोटिवेट करने के लिए पुश किया, बल्कि उनका खुद का पर्सपेक्टिव था कि अपने से बेटर लोगों से खुद को कंपेयर करने से बेटर है कि उनसे कुछ सीखा जाए। ऐसे ही कुछ उनकी दूसरी फॉरेन ट्रिप पे भी हुआ जब वो कॉलेज की और 4 बच्चों के साथ फ्रांस गए थे, जहाँ पे बहुत लोगों को जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो आईआईटी दिल्ली से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक अशनीर भी थे और उनको फ्रांस जाके पढ़ने का मौका मिला था। वहीं जाकर उनको पता चला एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। उस स्कॉलरशिप में उनको हर महीने 600 यूरोज मिल सकते थे, लेकिन इशू ये था कि वो सिर्फ 2 बच्चों को ही मिल सकता था। ऐसी सिचुएशन में ना हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अपने दोस्तों से जाके डिस्कस करें, लेकिन अशनीर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रियलाइज किया कि यार इस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम है और फौरन जाके एग्जाम दे दिया और उनको वो स्कॉलरशिप मिल भी गई। इसी स्कॉलरशिप मनी से उन्होंने अपनी बची हुई ग्रेजुएशन के पैसे दिए और साथ ही साथ उसको यूज किया नई नई कंट्रीज घूमने में, ताकि वो उनको देखें और ज्यादा सीखें। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ना तो डोंट ओवरथिंक, स्टार्ट टेकिंग इट। इनफैक्ट यू नो कि अशनीर ने कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के टूवर्ड्स ध्यान दिया ही नहीं था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पर्सन की तरह उनकी भी थिंकिंग ऐसी ही थी कि खूब पढ़ाई करी जाए और एक बहुत अच्छी सी जॉब ली जाए। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक उन्होंने कोटक में 7 साल तक जॉब करी थी और फिर बाद में अमेरिकन एक्सप्रेस में स्विच कर लिया था। एंड दिस वाज द स्विच दैट मेड हिम चेंज हिज माइंड अ बिट। इस कंपनी में उनका मेन काम होता था बाकी फिनटेक फाउंडर से मिलना और अपनी कंपनी के थ्रू उनमें इन्वेस्ट करना। तो इस 2 साल के पीरियड में जब भी वो बाकियों से मिलते थे ना, उनको एक चीज रियलाइज हुई यार कि इन फाउंडर्स के फंडामेंटल्स बिल्कुल हमारी तरीके से है, बस एक डिफरेंस है कि वो लोग रिस्क ले रहे हैं और हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। बस फिर इसी सोच के साथ वो उन लोगों से कनेक्शंस बिल्ड करते गए और इसी दौरान वो पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा से मिले और ग्रोफर स्टार्टअप के अंदर भी वो उसी टाइम से गए और फिर क्या आगे चलते गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अशनीर ने हमेशा अपने ओल्ड कनेक्शंस के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाकर रखा। जैसे कि कोविड के टाइम पे सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा ढीले पड़ गए थे, लेकिन उस टाइम पर जनरल काउंसिल पोजीशन पे किसी की एक बहुत ही हाईएस्ट इंपॉर्टेंस थी। ऐसे में उन्होंने बात करी सुमित सिंह से, जो ग्रोफर्स में उनके साथ काम कर चुके थे। इसी तरह जब वो कोटक में काम करते थे तब उन्होंने नायका फाउंडर फाल्गुनी नायर और शार्क टैंक के बाकी जजेस के साथ भी अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर लिए थे। इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया के बारे में उनको भारत पे के किसी एंजल इन्वेस्टर्स ने ही बताया था। उसके बाद वो हमेशा उनसे टच में रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आप नई जगह, नए कॉलेज या फिर नए जॉब में जाते हो, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अपने पुराने कनेक्शंस को भूल जाओ, क्या पता कब कौन काम आ जाए। और लास्टली अशनीर इस बात पर हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि फैमिली को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ग्रोफर से लेकर भारत पे तक जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपनी वाइफ माधुरी को इंक्लूड किया है। अशनीर अपनी बुक दोगलापन में ये तक बोलते हैं कि अगर भारत पे में माधुरी मैम को एज अ डायरेक्टर रखा जाता तो उनको अपनी ही कंपनी से रिजाइन नहीं करना पड़ता। उनके अकॉर्डिंग बाकी सब लोग ना चीट करने से पहले ज्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपको सोचेगी और आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। इसलिए जहां भी मौका मिले हमको उनको एक चांस हमेशा देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ लाइफ लेसन्स जो हमने अशनीर की बुक दोगलापन से सीखे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में हमको बताओ कि अशनीर का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट मूव कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।